Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all will be very fine and eager to know the basic processes of biotechnology. लेक्चर का आगाज़ करते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा के साथ. My dear students, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया था कि व्हाट इज़ बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी. फिर आपने ये देखा कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को फुली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमें और किन ओवरलैपिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करना चाहिए. और फाइनली हम लोगों ने देखा था कि आज हमारी बायोटेक्नोलॉजी इंसानियत की कैसे कैसे खिदमत कर रही है. बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है. उनमें से आज हम पहली चीज़ को पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द क्लोनिंग. आइए देखते हैं क्लोनिंग क्या होती है और ये किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को एक फाउंडेशन या बेस प्रोवाइड करती है. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 23 दैट इज रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी और हमारा जो टॉपिक है आज दैट इज द क्लोनिंग ऑफ जीन. राइट, तो सबसे पहली बात है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स कि हमें अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज बेसिकली अ जीन. आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपने बहुत से चैप्टर्स रिगार्डिंग जीन्स पढ़ रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने टॉलनेस के जीन को कैपिटल टी से डिनोट किया था और ड्वार्फनेस के जीन को स्मॉल टी से डिनोट किया था. लेकिन ये तो बात थी हमारी क्लासिकल जेनेटिक्स की, जिसमें हम लोगों को डेफिनेटली जीन की एक्चुअल हाइयत के बारे में, शेप के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था. बट नाउ वी नो, हम लोग जानते हैं अब, बिकॉज कि हम लोगों ने पढ़ लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया है थॉरली प्रोसेस ऑफ व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन. हमने पढ़ लिया है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. हम लोगों ने पढ़ लिया है जेनेटिक कोड. हम लोगों ने पढ़ लिया है प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ वी हैव द नॉलेज कि व्हाट इज बेसिकली अ जीन. जीन तो मेरे पास न्यूक्लियोटाइड्स का एक ऐसा कांस्टेंट स्ट्रैंड था जिसके जरिए से कि हम क्या कर सकते थे कि उससे हम बनवा सकते थे मैसेंजर आरएनए. और आपको ये बात बताई गई थी कि मैसेंजर आरएनए पे हमेशा जो मैसेज होता है वो ट्रिपलेट कोड की फॉर्म में होता है और इस पर्टिकुलर ट्रिपलेट कोड को देखते हुए फिर हम स्पेसिफिक किस्म के अमाइनो एसिड को कॉल कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर कोड के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को अरेंज करके अपनी डिजायर्ड प्रोटीन बना सकते हैं. इसका मतलब ये होगा कि चाहे मुझे कोई एंजाइम बनाना हो या मेरी बॉडी की कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनानी हो या कोई और फंक्शनल प्रोटीन बनानी हो, तो बैक एंड में जो चीज़ काम कर रही है वो बेसिकली क्या है, जीन. राइट, अगर आपका जीन ठीक है तो उससे बनने वाला डेफिनेटली ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए भी बिल्कुल ठीक होगा. और अगर मैसेंजर आरएनए ठीक बन रहा है तो उम्मीद की जा सकती है कि आपकी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी बिल्कुल सही काम करेगी और प्रोडक्ट ठीक बनेगा. बट अगर आप लोगों के शुरू के जीन में, बिल्कुल स्टार्ट के जीन में, मींस डीएनए में ही फॉल्ट है, तो डेफिनेटली वो फॉल्टी डीएनए एक फॉल्टी आरएनए बनवाएगा और डेफिनेटली एक फॉल्टी आरएनए को देखकर एक फॉल्टी प्रोटीन बनेगी. इसका मतलब ये है कि जीन के हमारी प्रोटीन्स के बिल्कुल या हमारी बॉडी के फंक्शंस के बिल्कुल सही तरीके से काम करने के लिए हमारे जीन का सही होना ज़रूरी है. राइट, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं कोई जीन को फॉल्टी समझता हूँ और मुझे उसको ठीक करना है तो फिर मुझे एक करेक्ट जीन की ज़रूरत होगी. राइट, आइए देखते हैं कि मैं एक करेक्ट जीन कैसे हासिल कर सकता हूँ. और अगर मेरे पास वो करेक्ट जीन आ जाता है तो फिर मुझे बनानी पड़ेगी उसकी मल्टीपल कॉपीज. उसकी क्या जरूरत पेश आती है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. लेट दिस इज अ पर्सन, से एक्स पर्सन है कोई भी ये, और इसकी बॉडी क्या नहीं बना रही, इंसुलिन नहीं बना रही, या इसकी बॉडी में जो इंसुलिन का जीन है इट इज म्यूटेटेड, इट इज नो मोर फंक्शनल. तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए है कि मैं इसकी हेल्प करूं. आपको याद है हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि पहले ज़माने में हम लोग एनिमल इंसुलिन से गुजारा करते थे. इट मे बी द शीप इंसुलिन, इट मे बी द डॉग इंसुलिन और इट मे बी द इवन पिग इंसुलिन. लेकिन आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी. इसमें हम करते क्या हैं कि इसमें हम एक नॉर्मल इंसान की बॉडी से जीन निकालते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं. एक जीन की मल्टीपल कॉपीज बनाने के प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं क्या, क्लोनिंग. तो आए लेक्चर का आगाज इस डेफिनेशन से करते हैं कि बेसिकली व्हाट इज क्लोनिंग. process of making multiple copies
मल्टीपल कॉपीज, कौन सी वाली? आइडेंटिकल। मैं आप लोगों के लिए इसे बिल्कुल एक डिफरेंट कलर से लिखता हूं ताकि आप ये वाला वर्ड अपने माइंड से कभी हज़फ ना करें। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? प्रोसेस ऑफ मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन इज कॉल्ड एज क्लोनिंग, राइट? जब मैं वर्ड यूज करता हूं मल्टीपल, तो इससे मेरे पास मुराद क्या है कि 2 नहीं, 4 नहीं, ये 100 हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं, लाखों कॉपीज हो सकती हैं। मुझे एक ही वक्त में हजारों कॉपीज की जरूरत क्यों है, ये इसका अंदाजा आप लोगों को इस चैप्टर के पढ़ने के साथ साथ होगा। सिंपल, इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी ज्यादा मेरे पास जीन्स होंगी उतनी ही इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के कामयाब होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। सो मोर नंबर ऑफ जीन्स मीन मोर नंबर ऑफ chances for the success of the processes that may be involved in the process of gene technology। आप ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम मुख्तलिफ प्रोसेसेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हर प्रोसेस की बेस एक करेक्ट जीन है, और जो एक करेक्ट जीन है वो मेरे पास हमेशा तादाद में ज्यादा होना चाहिए, राइट? देयरफॉर वी वांट टू एक्यूमुलेट, वी वांट टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ स्पेसिफिक जीन। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं इंसुलिन के जीन की बात कर रहा हूं तो मेरे पास इंसुलिन के जीन की जितनी ज़्यादा कॉपीज होंगी उतना ज़्यादा चांस है कि मैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से क्या है, ह्यूमन इंसुलिन बना सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम देखते हैं कि हम अगर एक जीन को क्लोन करना चाह रहे हैं तो उसके कितने वेज हो सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जीन को क्लोन करने के 2 वेज है। नंबर वन इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड, राइट? और जो दूसरा मेरे पास वे है दैट इज कॉल्ड एज पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट? अब सवाल ये है कि हम लोगों ने आप लोगों को फिर एक मुश्किल में डाल दिया है कि मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करूं या पीसीआर को इस्तेमाल करूं, राइट? अब देखना ये है कि इसमें से कौन सा मेथड किस रिक्वायरमेंट के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि मोर बेटर, यानी कि अगर मैंने ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा बेहतर है या मैं पीसीआर को यूज करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो आंसर ये है कि हम दोनों के दोनों मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी जो डिपेंडेंस है वो नीड पर है। अब देखते हैं कि अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसकी ज़रूरत कब होगी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है इफ वी वांट टू मेक लार्जर एंड मोर नंबर ऑफ कॉपीज, यानी कि अगर मेरे पास जीन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो फिर आम तौर पे पीसीआर उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो उस प्रोसेस के लिए जब मेरे पास बड़ी बड़ी जीन्स हों और मुझे उनकी मल्टीपल कॉपीज बनानी हो तो फिर मैं इस्तेमाल करता हूँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड और टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स कि जीन का जो साइज है वो स्मॉल है और मुझे कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए और मोर अप्रोप्रिएटली इन अ लिमिटेड टाइम, ठीक है, इन अ लिमिटेड टाइम, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम आमतौर पे जीन के साइज को डिस्क्राइब करने के लिए किलो बेस पेयर्स या सिंपली बेस पेयर्स का जिक्र करते हैं। यू नो वेरी वेल कि जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं तो उसमें हमेशा नाइट्रोजनस बेसेस इस्तेमाल होती हैं, राइट? तो बीपीज स्टैंड्स फॉर बेस पेयर्स, यानी कि एक पर्टिकुलर जीन में कितने नाइट्रोजनस बेसेस के पेयर्स इस्तेमाल हुए हैं। आमतौर पे जीसी छोटी नहीं होती, उनको हम आमतौर पे केबीपीज में लिखते हैं, कितने किलो बेस पेयर्स इस्तेमाल हुए हैं, राइट? तो फॉर स्मॉलर
नाइट्रोजनस बेसिस मींस हैविंग लेसर केबीपी वैल्यूज, हम इस्तेमाल करते हैं पीसीआर, और अगर हमारे पास लार्जर केबीपीआर वैल्यूज हों तो हम उसके इस्तेमाल करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और मेथड। आए आज हम पढ़ेंगे पहले मेथड को, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड, और इसके लिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इट इज वेरी सिंपल, नाम इंडिकेट कर रहा है रिकॉम्बिनेंट, यानी कि दो मुख्तलिफ चीजों को जोड़ के बनाया गया क्या, डीएनए। एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसे यू कैन से टेक्निक कि जिसकी मदद से मैं दो डिफरेंट सोर्सेस से आने वाले डीएनए को आपस में जोड़ दूं, दैट वेरी मेथड इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आइए इस बात को लिखते हैं कि आप आर अ मेथड, a biological method based on human manipulation to join or combine DNAs from two different organisms, is called as DNA recombinant technology. एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑल द टाइम फेमस, ऑल द टाइम फेवरेट एग्जाम्पल है मेरी, मैं फिर दोबारा बात कर रहा हूं, लुक एट दिस वेरी जीन दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन इंसुलिन जीन, राइट। जाहिर है ये म्यूटेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है डायबिटिक्स में, और जब तक ये अपना डीएनए सही काम कर रहा होता है तो इंसुलिन बनती रहती है। तो बात हुई थी आप लोगों के साथ कि ये है ह्यूमन इंसुलिन का जीन। नाउ लुक एट दिस, ये हम लोगों ने क्या किया हुआ कि हमने लिया हुआ है एक बैक्टीरिया का डीएनए। नाउ लुक एट दिस, थर्ड स्टेप पे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इन दोनों डीएनए को आपस में कंबाइन कर रहा हूं। जब मैंने बैक्टीरिया का डीएनए और इंसान का डीएनए आपस में मिला दिया, नाउ it is a combination of two different types of DNA, therefore we call it as DNA recombinant method or DNA recombinant technology. अब सवाल ये है कि अगर मैं DNA recombinant technology को ऑपरेट करना चाह रहा हूं, यूज करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे चार बेसिक चीजों की जरूरत है, जिसमें से सबसे पहली चीज क्या है मेरे पास, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसे मैं वैसे ही प्यार से गोई बोलता हूं, ऑल इट इज नॉट इंटरनेशनल, लेकिन मैं इसे प्यार से गोई बोलता हूं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, गोई। यानी कि मेरा जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मैंने अभी बोला कि मेरा ज़रा जो इंटरेस्ट है एज एग्जाम्पल वो किसके साथ है, ह्यूमन इंसुलिन जीन के साथ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनिज्म की डायबिटीज को ठीक करना चाह रहा हूं, तो मेरे लिए एक नॉर्मल ह्यूमन इंसुलिन जीन इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। या ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी ऐसे यू कैन से बच्चे की मदद करना चाह रहा हूँ या बेबी की मदद करना चाह रहा हूँ हु इज सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थैलेसीमिया के नॉर्मल जीन को ऑब्टेन करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने ये बताया था आप लोगों को ड्रोसोफिला में लिंकेज पढ़ाते हुए कि हम आमतौर पर क्या करते हैं कि अगर मुझे किसी नॉर्मल जीन को एक्सप्लेन करना हो तो हम उसके म्यूटेंट जीन के ऊपर प्लस साइन लगा देते हैं, और प्लस साइन रिफ्लेक्ट करता है कि ये उसी एबनॉर्मल जीन का नॉर्मल या वाइल्ड जीन है। इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे थैलेसीमिया का जीन चाहिए तो फिर फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया स्टैंड्स फॉर स्मॉल टी स्मॉल एच, तो उसके ऊपर लगा हुआ प्लस मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, राइट। सो TH प्लस थैलेसीमिया का नॉर्मल जीन में जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। एंड मैनी मोर, बहुत सी बीमारियां हैं जिनकी बेस जीन है। तो हर जीन बेस्ड डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो मुझे नॉर्मल जीन चाहिए दैट विल बी माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो पहली बात तो यह है कि मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। फिर नंबर 2 पे माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे चाहिए हैं मोलेक्युलर सीजर्स। क्या चाहिए है मुझे, मोलेक्युलर सीजर। जब मैं बात करता हूं मोलेक्युलर सीजर की, इससे क्या मुराद है, देखें मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि अभी तक भी मेरे पास कोई ऐसी माइक्रोस्कोप इजाद नहीं हुई कि जो मुझे किसी जीन की नेचर के बारे में बता दे, राइट। जब मैं किसी जीन को देख ही नहीं सकता माय डियर स्टूडेंट्स,
तो मैं उसे कट कैसे कर सकता हूं? इट मीन्स कि जीन्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर मॉलिक्यूल्स। अगर मुझे मॉलिक्यूल्स को कट करना है तो मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जितनी छोटी जो मॉलिक्यूल्स को कट कर सकती हो। तो उनको कट करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे क्या दिया हुआ है? एक और मॉलिक्यूल। सो इफ आई वांट टू ऑपरेट एट मोलेकुलर लेवल, if I want to make incisions or cut at molecular level, I have to have molecular scissors. तो मुझे चाहिए हैं मोलेकुलर सीजर्स जो डीएनए को किसी खास जगह से मेरी मंशा मेरी मर्जी के मुताबिक काट दें। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मोलेकुलर सीजर्स। और हम आज पढ़ेंगे इसको कि हम इनको नाम देते हैं एंजाइम्स का, और वो एंजाइम्स कहलाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएजेस, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगली बात क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहली बात थी जीन ऑफ इंटरेस्ट, दूसरी बात थी मेरे पास मोलेकुलर सीजर्स। ये मोलेकुलर सीजर्स क्या करेंगी? ये मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट के बाहर निकाल देंगी। राइट, कहाँ से? आपसे। मिसाल के तौर पर आप बिल्कुल ठीक ऑर्गेनिज्म है, आपके पैंक्रियाज की जो सेल्स हैं दे आर मेकिंग वेरी वेल। फिर मैं क्या करूंगा कि मैं आपके पैंक्रियाज में से इन पर्टिकुलर मोलेकुलर सीजर्स की मदद से जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाल लूंगा। बाहर निकालने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है जब तक कि मैं उसे किसी चीज के साथ ना जोड़ूं। वो चीज जिसके साथ मैं इस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को कंबाइन करता हूं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ कैरियर और अ वेक्टर। तो थर्ड स्टेप मेरे पास क्या है? वी हैव टू हैव मोलेकुलर कैरियर्स। We have to have what? Molecular carriers. और ये जो कैरियर्स हैं उन्हें हम आम तौर पे क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो लुक एट दिस, लुक एट दिस वेरी इमेज। आपको इसमें डिफरेंट किस्म के वेक्टर्स नजर आते हैं, इन्हें हम लोग नाम देते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स का। क्लोनिंग वेक्टर का फायदा मेरे पास ये होता है कि मैं इस पर्टिकुलर वेक्टर में जीन को इंसर्ट करने के बाद इस पर्टिकुलर वेक्टर की मिलियंस ऑफ कॉपीज बना सकता हूं। जीन का साइज खा छोटा हो या बड़ा हो, इससे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को फर्क नहीं पड़ता। आपको याद है मैंने बोला था कि अगर मैंने बड़े साइज की मल्टीपल कॉपीज बनानी होगी तो फिर मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। तो दोबारा रिपीट करता हूं, सबसे पहला काम यह था कि मैं नॉर्मल जीन आइसोलेट करूं। उसको आइसोलेट करने के लिए मुझे जरूरत थी खास किस्म की सीजर्स की, जिन्हें हम नाम देते हैं मोलेकुलर सीजर्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। जब मेरे पास ये चीजें आ जाएंगी तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं इस पर्टिकुलर आइसोलेटेड जीन को एक मोलेकुलर वेक्टर या कैरियर के अंदर डाल दूंगा और फिर उसको मैं क्या करूंगा? मल्टीपल कॉपीज बना लूंगा। राइट, एंड देन ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर वेक्टर को एक और वेक्टर में इंसर्ट करेंगे। दैट वेरी वेक्टर इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन वेक्टर। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सप्रेशन वेक्टर। एक्सप्रेशन वेक्टर। राइट, इससे मुराद मेरे पास क्या है कि देखो, जब मैंने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस पर्टिकुलर वेक्टर में डाला था तो इसका काम सिर्फ ये था कि ये इस पर्टिकुलर जीन की मल्टीपल कॉपीज कर दे। इसका ताल्लुक किसी भी तौर से ट्रांसलेशन के साथ नहीं था, इसने प्रोटीन बना के हमें नहीं देनी। लेकिन जब उस पर्टिकुलर जीन को मैं इंसर्ट करूंगा एक और वेक्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन वेक्टर, तो इसके पास ट्रांसलेशन करने वाला कोड प्रेजेंट है। राइट, और जो ही इसमें ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो अगर नॉर्मल जीन मौजूद हुआ तो वो वाली प्रोटीन यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। तो इन 4 स्टेप के ऊपर से गुजर के ही हम लोग क्या कर सकते हैं? हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें से सबसे पहला स्टेप मीन जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे लेते हैं, किस किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला स्टेप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात हो रही थी आप लोगों से हाउ टू गेट अ जीन, जाहिर है ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मैं गोई कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं। तो इसके लिए मेरे पास 3 डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहला वे मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स ये है
कि मैं इसको डायरेक्टली ऑब्टेन करूं फ्रॉम द क्रोमोसोम, ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम क्रोमोसोम्स। क्या करना पड़ेगा मुझे? कॉमन सेंस, सबसे पहले मुझे इस्तेमाल करने पड़ेंगे हेलिकेजेस। आपको याद है सबसे पहले मुझे क्रोमोसोम लेना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट प्रोटीजेस, सारी प्रोटीज वहां से वॉश हो जाएंगी, बाकी बच जाएगा मेरे पास डायरेक्ट डीएनए। फिर मैं उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को डिफरेंट किस्म से एंजाइम से ट्रीट करूंगा, और ट्रीट करने के बाद इवेंचुअली जब मुझे पता चल जाएगा कि ये वाला जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, तो फिर मैं उस पर्टिकुलर जीन को कट कर सकता हूं बाय मींस ऑफ वेरी स्पेसिफिक मेथड दैट इज कॉल्ड एज प्राइमर डिजाइनिंग। और प्राइमर डिजाइनिंग ये होती है कि वो उस पर्टिकुलर जीन के प्री जीनोमिक एंड पर, प्री जीनोमिक एंड का मतलब है जहां पे जीन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले वाले एंड पर ये प्राइमर्स कंबाइन हो सकते हैं और वो उस पर्टिकुलर जीन की हम लोग कॉपी करवा सकते हैं। या फिर दूसरा भी ये हो सकता है कि मैं इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को उसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियोसिस से कट कर लूं और कट करने के बाद उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकाल लूं। राइट, बात हुई कि हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्रोमोसोम से डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरा मेथड मेरे पास क्या हो सकता है कि अगर तो मेरे पास जीन बहुत छोटा सा है, अगर तो जीन मेरे पास क्या छोटा सा है, तो मैं क्या करूं, मैं इसे सिंथेसाइज कर लूं इन द लेबोरेटरी, सिंथेसाइज इट इन लेबोरेटरी। राइट, आपको याद होगा हरबिन खुराना का वर्क, और आपको याद है कि उस पर्टिकुलर वर्क के थ्रू, उस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू उन्होंने अपनी पसंद की क्या बना लिए थे, डिफरेंट किस्म के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बना लिए थे, और उन चेन्स को देखकर हम बना सकते थे स्पेसिफिक किस्म के कोड्स, और उन कोड्स से हम लोग स्पेसिफिक किस्म के अमीनो एसिड को कॉल कर सकते थे। तो ये टेक्नोलॉजी कि हम अपने पसंद के न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ लें, ये बहुत पुरानी है, आज हम उससे बहुत आगे निकल गए हुए हैं, लेकिन आज भी हम इस मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था मेरे पास सेकंड वे। और मेरे पास अब थर्ड वे क्या है कि टू ऑब्टेन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, ये एक और मेथड है, टू ऑब्टेन इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। इसको समझाने के लिए मैं दोबारा अपनी फेवरेट जीन का सहारा लूंगा, दैट इज कॉल्ड एज जीन ऑफ इंसुलिन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे ये पता हो कि एक पर्टिकुलर सेल एक्टिवली मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज कर रहा है, तो क्या बताएं इसका लगाना मुश्किल है? तो आंसर इज नो। अगर एक पर्सन की बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल सही बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स दे आर एक्टिवली सिंथेसाइजिंग मैसेंजर आरएनए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बीटा सेल्स में से मैसेंजर आरएनए को आइसोलेट कर लूंगा। वंस आई हैव गॉट द मैसेंजर आरएनए, तो यू नो वेरी वेल कि जब मैंने डीएनए से आरएनए बनवाया था, हमने नाम क्या रखा था? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मेरे पास मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो मैं उससे दोबारा डीएनए बनवा लूं, प्रोसेस कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दोबारा देखिए, जब मैं डीएनए से आरएनए बनवाता हूं, प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब मैं आरएनए से वापस डीएनए बनवाता हूं, तो प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये काम हम भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक मैसेंजर आरएनए हो, लुक एट दिस, कि अगर मेरे पास एक मैसेंजर आरएनए हो, तो मैं उससे डीएनए बनवा सकता हूं यूजिंग एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उससे जो डीएनए बनेगा उसका एक खास नाम होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ cDNA, और cDNA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। राइट, तो इन तीन वेज से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अब जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड का सीक्वेंस पता हो किस में, एक प्रोटीन में, तो बिलीव यू मी कि हम खुद से भी जीन ऑफ इंटरेस्ट डिजाइन कर सकते हैं। इट मीन्स कि चौथा वे भी है कि जस्ट लुक एट द प्रोटीन। अगर आपको प्रोटीन पता है कि उसमें कौन कौन सा अमाइनो एसिड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने सामने रख सकते हैं जेनेटिक कोड वाला टेबल, और उससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ व्हाट न्यूक्लियोटाइड्स, और उन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर हम बना सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल डीएनए। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल, दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कि हमें पता है
कि हमारे जेनेटिक कोड वाले टेबल में हमारे पास कोड्स हैं किसके, आरएनए के, और उन आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री मैं क्या बना सकता हूँ, डीएनए। तो ये 4 डिफरेंट वेज हैं अपने पसंदीदा जीन्स को सिंथेसाइज करने के। दो तरीके आप करते हैं। पहला वही है कि आप नेचुरली जो क्रोमोसोम में पाया जा रहा है उसको कट कर लें। दूसरा वे मेरे पास है कि लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज कर लें। तीसरा वे ये है कि आप मैसेंजर आरएनए से ऑब्टेन कर लें। चौथा वही है कि मैसेंजर आरएनए को देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अगर आपके पास प्रोटीन है तो प्रोटीन को देख के आप आरएनए परसीव कर सकते हैं और उसके मुताबिक डीएनए खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 4 वेज हैं टू ऑब्टेन अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं अगली बात की तरफ, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। पहला मेरे पास क्या था, जीन ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा मेरे पास क्या था, मोलेक्युलर सीजर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हमें अंडरस्टैंड करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको हमने नाम क्या दिया हुआ है, मोलेक्युलर सीजर। आप पढ़े लिखे बच्चे, आपको पता है कि जहां कहीं भी किसी वर्ड के एंड पे एजेस आता है इसका मतलब है ये एंजाइम है, राइट। हमारे पास मोलेक्युलर सीजर्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स हैं। लेकिन दीज एंजाइम्स आर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे आर वेरी वाइज। ठीक है, वाइज हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये सिर्फ अपने मुखालिफ या अपने से कंसर्न्ड डीएनए को ही चॉप करता है या कट करता है, इसके अलावा किसी डीएनए को कुछ भी नहीं कहता। इन एंजाइम्स का पता 1970 में चला था। तो हम लिखते हैं कि इनकी डिस्कवरी हुई 1970 में और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हैमिल्टन ओ स्मिथ। हैमिल्टन ओ स्मिथ, and he was basically working in John Hopkins University. He was working in John Hopkins University. तो ये तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपको सबसे पहले डिस्कवर होने वाली मोलेक्युलर सीजर की ईयर, उसके बाद साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया था, यूनिवर्सिटी, तीनों के बारे में पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने जब इसको डिस्कवर किया तो बाद में उसकी लॉजिक भी बताई कि आखिर ये वाले एंजाइम बैक्टीरिया की बॉडी में क्यों होते हैं। आप लोग याद करें चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 का, तो आपको याद होगा कि हमारे पास बहुत से वायरसेस थे जिन्हें हम नाम देते थे, कौन से वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस। और आपको याद बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं, उनका पसंदीदा होस्ट होता है बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। शायद आपको याद आई हो मेरी पढ़ाई हुई बात, ठीक है। तो जो ही आके वायरसेस बैक्टीरिया की बॉडी पे लॉन्च होते हैं, लैंड करते हैं, तो वो अपने डीएनए को बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं या उसके डीएनए को ओवरकम करना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहरहाल बैक्टीरिया को स्पेसिफिक किस्म के एंजाइम दिए हुए हैं जो कि वायरसेस के डीएनए को चॉप कर देते हैं, तोड़ फोड़ करके फेंक देते हैं। चूंकि वो बैक्टीरिया के अंदर वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसे ग्रो करने से रोकते हैं, इसलिए हम इन्हें नाम देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। लेकिन मैं आप लोगों को एक और विजन देना चाहता हूं। वो विजन ये हमारे स्टूडेंट्स कि ये वाले जो हमारे पास क्या हैं एंजाइम्स, ये डीएनए को किसी खास रेस्ट्रिक्टेड साइट से ही कट करते हैं, किसी और जगह से कट नहीं करते, इसीलिए हम उन्हें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम देते हैं। एंडो का मतलब होता है अंदर जाके, न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर जाके काम करने वाले हैं, डीएनए के अंदर जाके काम करने वाले एंजाइम्स हैं, इसलिए नाम क्या है, एंडोन्यूक्लियस। और चूंकि ये किसी खास जगह से ही कट करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेस्ट्रिक्शन। They are restricted to do work at a very specific site on the chromosome or the DNA. Therefore, they are also known as endonucleases. And second thing is that they normally restrict the growth of viruses inside bacterial body. Therefore, they are called as restriction endonucleases. तो दोनों बातें आपके लिख देते हैं। पहली बात मेरे पास क्या लॉजिकल नेम ये है कि ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ viruses in bacteria by chopping their DNA, by chopping off their DNA or RNA, and definitely वो ऐसा करना चाहते हैं to save the bacteria, right? अब हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि आखिर ये वाले एंजाइम चाहे वायरस के डीएनए को कट करना चाहते हैं या हमारे डीएनए को किसी खास जगह से कट करना चाहते हैं, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इस पर्पस के लिए वी हैव टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड।
यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आप लोगों से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो आपको थोड़ी सी बात दोबारा से रिकॉल करते हैं कि 1970 में हमारा जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो डिस्कवर हुआ था, राइट। और उस पर्टिकुलर वक्त के बाद अब तक हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 400 रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस डिस्कवर कर चुके हैं, जिसमें से 20 they are frequently used in research of what or in the processes of biotechnology। सवाल ये है कि ये वाले एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो आंसर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें खास किस्म की आंखें दे रखी हैं जो मेरे पर्टिकुलर डीएनए के अंदर किसी खास सीक्वेंस को ढूंढ सकती हैं, और वो वाला खास सीक्वेंस जिसको ये ढूंढती हैं उसे हम नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या नाम देते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, राइट। लुक एट दिस वेरी एनिमेशन। तो ये जो एंजाइम है ये किस तरीके से मेरे डीएनए के साथ साथ चल रहा है, लेकिन मेरे डीएनए को हरगिज़ भी अफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अभी उस एनिमेशन को रोकते हैं और देखते हैं कि हमारे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। लुक एट दिस कि इस पर्टिकुलर एंजाइम ने आके एक खास एरिया को मार्क कर लिया है। दैट वेरी एरिया is arranged in reverse sequence। रिवर्स सीक्वेंस में जब अरेंज होता है तो ये अपनी एग्जैक्ट क्या कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच करता है। फॉर एग्जाम्पल इस टी का ऑपोजिट क्या है? ए, और इस टी का ऑपोजिट क्या है? ये वाला ए। यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह को ऐसे देखूं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे का इमेज है, राइट। ये टी इस ए पर मैप हो रहा है और ये वाला ए इस टी पर मैप हो रहा है, राइट। तो ये बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री इमेज है, टी का ये ए और इस ए का ये वाला टी। लेकिन आप जरा गौर करें कि ये वाला इमेज ऐसे भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। लुक एट दिस, ए का टी और ए का टी, और वही बात है ए का ये वाला टी, राइट। तो जब मेरे पास एक ऐसा सीक्वेंस मेरे एंडोन्यूक्लियस को नजर आता है तो ये इसको बड़े खास स्टाइल में क्या कर देता है? कट कर देता है। दैट पर्टिकुलर स्टाइल मे बी लाइक इट, राइट। वो इसको यहां से कट कर देगा। जब कट करेगा तो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अब ये कुछ ऐसे अपीयर होगा। लुक एट दिस, राइट। अब ये जो पीस है ये इधर आ जाएगा, यानी कि लुक एट दिस, ए जी ऊपर रह गया और टी सी, टी टी और ए यहां तक चला गया, राइट। ये मेरे पास एक पीस बन गया। लुक एट दिस, ए जी देन टी सी टी टी ए, टी सी टी टी ए। और इसका ये वाला जो पीस था, दिस वन दैट इज लाइंग ओवर हियर नाउ, ए टी टी सी जी सी, राइट, और जी सी जी, ये अलग हो गया। आप लोगों को ये वाली बात पता है कि जो मेरे पास एडिनिन है और गुआनिन है वो लार्जर एंडोजेनस बेसेस हैं, और जो थाइमीन और साइटोसिन है ये स्मॉलर एंडोजेनस बेसेस हैं। तो ये इस तरीके से इसको कट कर देता है, और कट करने के बाद हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस अपने आप को आके अटैच कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इन दोनों से डिफरेंट चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफरेंट कलर से, कि मिसाल के तौर पर अगर इस टी के सामने ए हुआ और इस टी के सामने भी ए हुआ, और इस ए के सामने अगर मैं टी लगा दूं और इस ए के सामने भी मैं टी लगा दूं, राइट, और ऑपोजिट साइड पे मैं ये वाला काम करूं कि मैं इस टी के सामने ए लगा दूं, इस टी के सामने ए लगा दूं, ए के सामने टी लगा दूं और इस ए के सामने भी टी लगा दूं, और इसके दरमियान में मैं जितनी लंबी चौड़ी जीन को चाहूं इंसर्ट कर लूं, तो ये क्वाइट पॉसिबल है। बिकॉज कि ये वाला एंड और ये वाला एंड नाउ इट इज एक्टिंग एज अ स्टिकी एंड। इसकी बात कर रहा हूं कि ये स्टिकी एंड के तौर पे काम करता है और ये वाला एंड भी स्टिकी एंड के तौर पे काम करता है। इन दोनों चीज़ों को हम लोग फ्लैंकिंग एंड्स का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? फ्लैंकिंग एंड्स। और इन पर्टिकुलर फ्लैंकिंग एंड्स के ऊपर आके मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसर्ट हो सकती है। शर्त यह है कि मेरी इस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों एंड्स
मेरी इस पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट के दोनों एंड्स बीन ये वाला एंड और उसके बाद ये वाला एंड किसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, किसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, इस सीक्वेंस से कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके इस पर्टिकुलर जगह पे इंसर्ट हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से हम मोलेकुलर सीजर की मदद से किसी भी डीएनए के स्टिकी एंड्स को क्रिएट करते हैं। और याद रखिएगा, जब मैं स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए की बात करता हूं तो वो मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट का एंड भी हो सकता है और जिस जगह पे मैंने अपने जीन को इंसर्ट करना है वो भी हो सकता है। यानी कि अगर दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी वो स्टिकी एंड के साथ बिहेव करेंगे और तभी वो दूसरे के साथ क्या करेंगे, जुड़ सकते हैं, राइट। तो हेंस दीज पर्टिकुलर molecular scissors, they work and they enable these particular sticky ends to combine together to make a recombinant DNA। इसकी जो फर्दर डिटेल्स है जाहिर है वो हम आप लोगों से बात करेंगे अगले लेक्चर में। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। और मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि जब नमाज पढ़िएगा हमारे लिए जरूर दुआ कीजिएगा, इस दुआ के साथ कि आप इस लेक्चर से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें और वो वाइटल मकसूद स्कोर करने में कामयाब हों जो आप लोगों को आपकी मंजिल तक ले जाएं। I want to say you, Allah Hafiz.